है। ठीक है, कर दिए सर? जी। भारत की भाषाओं में दक्षिण भारतीय भाषाओं का वर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस भाषा वर्ग में सबसे प्राचीन भाषा के रूप में तमिल स्थापित है। तमिल भाषा का एक काफ़ी प्राचीन इतिहास है और दक्षिण भारतीय भाषाओं में एक बहुत विपुल साहित्य भी है। हम आज यहाँ पर तमिल वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कह दूँ कि यहाँ पर मैंने शब्द लिखा है तमिल। वास्तव में ये हिंदी का उच्चारण है। आगे चलकर हम इस ल का प्रयोग नहीं करेंगे। वस्तुतः जो सही यहाँ पर वर्ण प्रयोग किया जाता है ल, उसका प्रयोग करेंगे। अभी शुरुआत में हम इसको तमिल के ही रूप में लेकर चलेंगे। तमिल वर्णमाला बहुत बड़ी नहीं है, इसमें बहुत कम ध्वनियां हैं हिंदी के मुकाबले। कुल 30 अक्षर इसमें मिलते हैं, 12 स्वर हैं और 18 व्यंजन हैं। यहाँ पर हम पहले स्वरों की बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये स्वर कैसे लिखे जाते हैं और हिंदी में इनके समानार्थक कौन कौन से अन्य ध्वनियाँ हैं। तो तमिल वर्णमाला का सबसे पहला स्वर देखने में ये हिंदी भाषा के भ जैसा लगता है, वस्तुतः यह अ है। भ के मुकाबले इसका ये हिस्सा कहीं अधिक लंबा होता है और इसके ऊपर कहीं पर भी कोई भी शिरोरेखा नहीं पाई जाती है। ये हिंदी के अ की भांति है। दूसरा स्वर इसी का दीर्घ रूप आ ऐसे ही बनता है। दोनों में अंतर मात्र यह है कि यहां पर से एक दीर्घ आ को अलग दर्शाने के लिए एक यहां मात्रा आ जाती है और यह दीर्घ आ है। इसके बाद तीसरा स्वर जो बनाने में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उसमें घुमाव कहीं नहीं चल रहा। तमिल भाषा को लिखने में हमने यहाँ 2 लाइनों का प्रयोग किया है। अक्षर ऊपर की लाइन को छूते हैं और नीचे की लाइन को छूते हैं, उनके बीच में एकदम फिट होकर के बनेंगे जैसे हिंदी भाषा में लिखा जाता है, परंतु उनकी मात्राएं पंक्ति से ऊपर और नीचे जा सकती हैं, जैसे यहाँ पर आ की। अब अगला वर्ण इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कैसे बनेगा अभी हम परिचय देने के बाद पुनः उसको दोहराएं। अगला इसी का दीर्घ रूप दीर्घ ई बहुत आसान है। दीर्घ ई साथ में ये एक पूरा शब्द के रूप में भी है, जैसे मक्खी। मक्खी के लिए ई का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात आता है उ। ऐसा लगता है जैसे उसकी भाषा के 2 को थोड़ा सा लंबा खींच दिया गया है और इसी का दीर्घ रूप
तरह यहाँ पर री और नृ दोनों ध्वनियाँ नहीं पाई जाती हैं और सीधे हम आ जाते हैं ए पर। यहाँ पर इन ध्वनियों में और हिंदी की ध्वनियों में कोई अंतर नहीं पाया जाता। ठीक वैसे ही है अ, आ, ई, उ, ऊ। मगर इसके आगे जब हम चलते हैं तो जहाँ हिंदी में मात्र ए और ऐ और उसके पश्चात ओ और औ होता है, तमिल में और लगभग सारी दक्षिण भारतीय भाषाओं में इनका एक ह्रस्व रूप भी पाया जाता है। ए, ऐ, ओ, और औ। हम उन्हीं को देखते हैं। पहले हम देखते हैं ए के ह्रस्व रूप को। हिंदी में इसको लिखने के लिए हम इस के ऊपर एक छोटा डॉट लगा देते हैं। ध्वनि इसकी वैसी ही है जैसे अंग्रेजी में हम एक बहुत प्रचलित शब्द इस्तेमाल करते हैं PEN। यहां पर ये ए की ध्वनि वही है जो यहां पर हम प्रयोग कर रहे हैं। एक जैसे यहां पर है पेन। दूसरे उदाहरण के लिए हम लेते हैं पेन। हिंदी में हम पेन या पेन दोनों को इसी रूप में लिखते हैं। हिंदी में हम इस ध्वनि को प्रयोग तो करते हैं बोलचाल में, परंतु उसके लिए कोई अलग हमारे पास अक्षर नहीं है। परंतु तमिल में एक, तत्पश्चात पेन के रूप में पेन, ए जो हिंदी में भी पाया जाता है, और तीसरा एक अक्षर है, एक शब्द है पैन। ये तीनों ध्वनियां यहां पर हमको मिलती हैं। एक ए, इसके मुकाबले इसमें एक हम तिरछी रेखा बढ़ा देते हैं। और तीसरी ध्वनि है ऐ। ऐ दोनों पंक्तियों के बीच में आता है। ए और ऐ। जिस तरह से यहाँ पर एक लघु ध्वनि एक है, उसी तरह से ओ और औ तीन ध्वनियां और पाई जाती हैं तमिल में। इसके लिए भी हम यहाँ पर एक तिरछा निशान बना देते हैं इस ध्वनि को दिखाने के लिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे पास हिंदी में एक शब्द है लोहा। हम जब भी इसका जिक्र करते हैं तो हमेशा हम कहते हैं इसको लोहा, मगर इसके आगे जैसे ही हम एक दूसरा वर्ण और जोड़ देते हैं तो अब हम इसको लोहार कहते हैं, न कि लोहार। इस र के जुड़ते ही इसका रूप थोड़ा ह्रस्व हो जाता है और तब इसको लोहार के बजाय हम इसको लोहार कह रहे होते हैं। यही ओ ध्वनि यहां पर आ जाती है। इसके पश्चात अगली ध्वनि ओ। ओ और ओ में अंतर यह है कि ओ का अंतिम हिस्सा एक वृत्त के अंदर मुड़ जाता है, जबकि ओ में ये सीधा रहता है।
और अंतिम औ। इस तरह से यहाँ पर तमिल स्वर संपूर्ण हो जाते हैं। अ, आ, इ, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें अंतर क्या आता है? अ से आ, इन दोनों में एक यहाँ पर इस हिस्से का अंतर है। इन दोनों का अंतर स्वयं स्पष्ट है। उ और ऊ में ह्रस्व ऊ के आगे जब हम इसको जोड़ देते हैं तब यह दीर्घ ऊ हो जाता है। ए को ए बनाने में हम एक तिरछी रेखा का प्रयोग करते हैं। आई का रूप एकदम अलग है। ओ और ओ में हम ओ का हिस्सा अंदर से मोड़ देते हैं और ओ और औ में इसके आगे हम इसको और जोड़ देते हैं। ये हमारे तमिल वर्णमाला के स्वर। इसके अतिरिक्त एक और है जिसका अब आधुनिक तमिल में इस्तेमाल बहुत कम होता जा रहा है, जैसे हिंदी में विसर्ग था, आयत जड़। तो ये इसको कहते हैं आयतन और यह विसर्ग की भांति प्रयोग होता है, परंतु इसका प्रयोग अब धीरे धीरे आधुनिक तमिल में कम होता जा रहा है। तो ये रहे हमारे तमिल वर्णमाला के स्वर।